हाँ बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा भारत का स्थिति और विस्तार। तो भारत के स्थिति और विस्तार में सबसे पहले अपने को ये जानना होगा कि जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। तो अक्षांश रेखाओं का मतलब क्या होता है? तो अक्षांश रेखाओं का मतलब होता है कि पूर्वी बिंदु को पश्चिमी बिंदु से मिलाने पर बनने वाली जो काल्पनिक या आभासी जो रेखाएं होती है उन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे अगर माना कि ये अपने ग्लोब है, तो इस ग्लोब में ये वाला सिरा कहलाएगा उत्तरी, ये वाला कहलाएगा दक्षिणी, ये वाला कहलाएगा पश्चिमी सिरा और ये वाला कहलाएगा पूर्वी सिरा। अब इसमें जो अक्षांश रेखाएं होगी वो कौन सी होगी? तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो होगा ये इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश का नाम होता है अपने पास में, या तो अपन बोलते हैं इसको विषुवत रेखा, या इसको बोलते हैं अपन कौन सा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा के समानांतर जो ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो काल्पनिक रेखाएं होगी उन काल्पनिक रेखाओं को अपन कहेंगे अक्षांश रेखाएं। तो इधर से यानी कि पूरी पश्चिम से उत्तर की तरफ और पश्चिम से दक्षिण की तरफ जो भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं होगी वो क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। तो अपने पास देखो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है, तो ये अपना 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश से यह आता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ऐसे ही नीचे भी क्या होगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश नीचे की तरफ है और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऊपर की तरफ। अब जो ये अक्षांश रेखाएं होती है ये खींची जाती है एक डिग्री के अंतराल पे, यानी कि 0 से 1 डिग्री का कोण बनाते हुए पहली रेखा खींच दी जाएगी, फिर 0 के 1 के बाद फिर 1 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी अक्षांश रेखा खींच दी जाएगी, फिर 1 डिग्री का कोण बनाते हुए तीसरी खींच दी जाएगी। इस प्रकार से एक डिग्री के अंतराल में इधर की तरफ जो है कुल अपन 90 अक्षांश खींच सकते हैं। इसी प्रकार नीचे की तरफ भी एक यानी कि भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ भी एक डिग्री का कोण बनाते हुए अपन जो है कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अपन खींच सकते हैं 90 रेखाएं। और इन 90 और 90 यानी दोनों तरफ मिला के जो रेखाएं कहलाएगी, यानी इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 90 + 90 यानी कि 180, और एक अपना हो जाएगा भूमध्य रेखा, यानी कुल मिला के हो जाएगी 181 अक्षांश रेखाएं। तो एक डिग्री के अंतराल पे जो रेखाएं खींची जा रही है इनको अपन क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। तो पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है? तो अक्षांश रेखाएं होती है कि जो भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा? भूमध्य जो रेखा है उस भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर जो है एक डिग्री के अंतराल पे, एक डिग्री के अंतराल पे जो खींची जाने वाली आभासी रेखाएं होती है, उन आभासी रेखाओं को अपन कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुल कितने अक्षांश है? तो कुल अक्षांशों की संख्या जो है अपने पास कितनी होगी? तो कुल अक्षांशों की संख्या होगी कि कुल अक्षांश कितने होंगे? तो 90 अक्षांश तो हो जाएंगे अपने पास उत्तर की तरफ, और 90 अक्षांश हो जाएंगे दक्षिण की तरफ। ये 90 अक्षांश हो जाएंगे अपने पास दक्षिण की तरफ, और एक हो जाएगी अपनी भूमध्य रेखा। तो ऐसे करके कुल मिला के अपने पास जो टोटल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 90 + 90 + 1 यानी कि 181 अक्षांश रेखाएं हैं टोटल। ठीक है।
अब इन अक्षांश रेखाओं से देखो इनके क्या क्या प्रभाव है। तो देखो पहले तो अपन ये पता कर लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं आती किस काम में है। तो देखो अक्षांश रेखाएं जो है ये क्यों, तो अक्षांश रेखाओं के देखो उपयोग ये है कि एक तो ये आती है कि दो व्यक्ति है, जैसे मान लो एक तो कोई व्यक्ति जो खड़ा है 1 डिग्री दिशा पर अक्षांश रेखा पे और एक व्यक्ति खड़ा मान लो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। एक व्यक्ति ए को मैं यहाँ बिठा देता हूँ और एक व्यक्ति बी को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग को ये पता करना कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है। तो दूरी जानने के लिए अपन किनका उपयोग करते हैं, अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो पहला तो ये है कि इनका उपयोग क्या है कि दो स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए, दो स्थानों के मध्य की जो दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं। और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से एक अपन ये पता करते हैं कि जैसे दो स्थान है तो उस स्थान का जो है विस्तार कितना है। तो दो स्थान यानी किसी भी स्थान का अगर विस्तार अपने को पता करना है तो उसका विस्तार जानने के लिए भी कौन सहायक होगी, अक्षांश रेखा सहायक। तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अपने पास अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181 और 90 तो है उत्तर में, 90 है दक्षिण में और एक हो जाएगी अपनी भूमध्य रेखा और इस भूमध्य रेखा को ऊपर कहते हैं विषुवत रेखा। अब भूमध्य रेखा का काम क्या होता है, ये पूरे ग्लोब को क्या करती है, देखो भूमध्य जो रेखा होती है ये भूमध्य रेखा पूरे ग्लोब को दो समान भागों में बांट देती है, इसलिए इसको कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है, इसको इक्वेटर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है पूरे के पूरे ग्लोब को दो समान भागों में बांट देती है, इसलिए इसको कहा जाता है इक्वेटर। अब जो इक्वेटर जो नाम दिया गया इसको, तो किसको दिया गया, 0 डिग्री जो अक्षांश है उसी को क्या नाम दिया गया है, इक्वेटर का नाम दिया है। या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी को अपन कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा होगी। अब अपन भारत के संदर्भ में जब पता करेंगे कि अक्षांश रेखाओं का भारत के साथ में कैसे जो रिलेशन है, तो उसके बारे में पहले अपन थोड़ा सा देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो देशांतर रेखाएं क्या होगी, देखो ये अक्षांश रेखाओं की बात थी, ऐसे के ऐसे ही अपने पास क्या होगी, देशांतर रेखाएं। जो देशांतर रेखाएं होती है वो कैसे होती है, तो वो होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं होगी वो भी काल्पनिक होगी, उनको अपन क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे। तो अपन पता करते हैं अब किसके बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में। तो वही बात है, देखो ये देशांतर रेखाएं क्या होगी, तो देशांतर का मीनिंग भी वही होगा, जैसे ये अपना ग्लोब है तो इस ग्लोब में ये वाला पार्टीशन इसका हो जाएगा कौन सा, उत्तर, और ये वाला हो जाएगा दक्षिण। अब यहाँ से जो सबसे पहले आता है उसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, ये होता है 0 डिग्री देशांतर। अब ये 0 डिग्री जो देशांतर है इसको नाम दिया जाता है, 0 डिग्री देशांतर का ही नाम होता है, इसी को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम दिया गया इसको, ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व वाला पार्ट है वो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और जो इसके पश्चिम वाला पार्ट है उसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अब होता ये कि अब इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो लाइंस होती है इनको अपन क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो पूर्वी पार्ट में होती है उनको पूर्वी देशांतर कहते हैं, और जो पश्चिम वाले पार्ट में होगी उनको अपन क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर कहेंगे। जैसे कि अपन ने पहले क्लास में जो राजस्थान का स्थिति और विस्तार पढ़ा है तो उसमें भी पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बहुत सारी बातें की है। ठीक है, तो ये वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती है, ये तो कहलाती है पूर्वी देशांतर और ये कहलाती है पश्चिमी देशांतर रेखाएं। अब पूर्वी देशांतर और पश्चिमी जो देशांतर रेखाएं है, पूर्वी गोलार्ध वाली पूर्वी देशांतर रेखाएं, पश्चिमी गोलार्ध वाली पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब इनका क्या है, देखो ये कितनी है, तो इनकी संख्या देखो, देशांतर रेखाएं क्या होगी कि उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली
खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होंगी उन काल्पनिक रेखाओं को अपन क्या कहेंगे, उन काल्पनिक रेखाओं को अपन कहेंगे देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं देखो इनमें भी क्या होता है, दो देशांतरों के जो मध्य का अंतराल होता है, दो देशांतरों के जो मध्य का अंतराल है वो भी कितना होता है, 1 डिग्री का होता है। और अपन ने ये पहले छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो एक वृत्त होता है उसमें कुल जो है कोण होता है 360 डिग्री का। यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि इधर से काउंट करते करते चलेंगे तो यहाँ तक आने पर यानी कि कंप्लीटली 180 इस तरफ होंगे और 180 इस तरफ होंगे। तो यानी कि दो देशांतरों के मध्य 1 डिग्री का अंतर होता है। तो अपने पास जो कुल देशांतरों की संख्या आती है, तो कुल देशांतरों की जो संख्या हो जाएगी अपने पास कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 180 यानी कि 360 जो है कुल अपनी क्या हो जाएगी, देशांतर रेखाएं हो जाएगी। ठीक है। अब देशांतरों का उपयोग क्या किसके लिए किया जाता है, तो देशांतरों का उपयोग किया जाता है समय की गणना के लिए। तो समय की गणना के लिए इनका उपयोग किया जाता है, समय की जो गणना है वो समय की गणना किस पर आधारित है, समय की जो गणना है वो किस पे, देशांतरों पे। जैसे दो देश है या दो स्थान है या दो व्यक्ति है जिनके जो है बीच में जो समय की बात होगी तो वो किसके ऊपर की जाएगी, देशांतर के ऊपर। तो अब देशांतर देखो, देशांतर को कैसे, जैसे मान लो एक व्यक्ति यहाँ है और दूसरा व्यक्ति यहाँ है तो इन दोनों के बीच में जो समय का जो अंतराल होगा उसको भी किसके माध्यम से पता किया जाएगा, देशांतरों के माध्यम से। अब देखो ऐसा होता है कि जो सूर्य होता है तो सूर्य को क्या होता है, सूर्य को 1 डिग्री देशांतर को जो है पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को जो सूर्य है पार करने में कितना समय लगाता है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य लगाता है कितना, 4 मिनट लगाता है। कितना लगाता है, 4 मिनट। तो प्रत्येक एक यानी कि अगला जो देशांतर है प्रत्येक देशांतर को पार करने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। तो जैसे मान लो कि अपन एक छोटी सी बात करते हैं कि दो व्यक्ति है, जैसे मान लो ये पूर्व है, ये इधर वाला पार्ट पश्चिम है, तो पूर्व की बात कर रहे हैं अपन, तो पूर्व की बात कर रहे हैं तो देखो एक होता है अपने पास GMT। तो ये GMT क्या होता है, ग्रीनविच मानक टाइमलाइन होती है। यानी कि ग्रीनविच जो है जो इससे 42.5 डिग्री जहाँ से अपन क्या करते हैं अपने भारत का जो है, अपने भारत का क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। तो उस रेखा का नाम कौन सी है, GMT है। अब इस GMT यानी कि 0 डिग्री देशांतर से जो GMT का जो समय अंतराल है वो कितना है, 5.5 घंटे अपना आगे चलता है। यानी कि GMT पर अगर 12 बज रहे हैं तो उसी समय ठीक अपने भारत में कितने बज रहे होंगे, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने पर यानी कि जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार पर जानेंगे उसके बाद में ये अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपने को फिलहाल अभी ये इतना पता करना है कि जो देशांतर रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाएं वो होती क्या है। तो देशांतर रेखाएं तो कौन सी है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाएगी और ये कैसी होगी, देखो ये वृत्ताकार होती है। अक्षांश रेखाएं भी कैसी हो जाएगी, वृत्ताकार। इनमें 1-1 डिग्री का अंतर होता है, उनमें भी 1-1 डिग्री का अंतर होता है। वो दूरी ज्ञात करने के लिए काम में आती है, तो ये समय के गणना के लिए काम में आती है। तो इस प्रकार से अपने को देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी हो जाती है। अब इसके बाद में अपने को ये पता करना है कि अपना जो भारत का जो है स्थिति कहाँ पर होगी। तो अब भारत की स्थिति अपने को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को भारत की स्थिति जानने के लिए अब अपने को उठाना पड़ेगा ग्लोब। तो जो ग्लोब है तो ग्लोब में अपन देखेंगे कि जो भारत है वो कहाँ पर होगा। तो इसके लिए अपने को ये पता करना होगा कि सबसे पहले जो भारत है वो कौन कौन से गोलार्धों में। तो अपन पता करेंगे कि जो भारत है वो गोलार्ध की स्थिति, गोलार्ध अपन ने देख लिया कि अक्षांश क्या करते हैं, 2 प्रकार के गोलार्ध बनाते हैं। अक्षांशों से तो क्या होता है, देखो अक्षांश जो है वो क्या करता है, गोलार्धों का निर्माण कर रहा है। यानी देखो अक्षांश से जो गोलार्ध बन रहा है एक तो कौन सा होगा, ये हो गया अपना 0 डिग्री देशांतर। अब इस 0 डिग्री देशांतर के ऊपर वाला तो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ये नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद में ऐसे ही अगर अपन देशांतर की बात करें तो देशांतर से क्या हो जाएगा, देशांतर से हो जाएगा ये अपनी ग्रीनविच रेखा, इधर वाला हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और इस तरफ वाला हो जाएगा अपना कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध हो गया।
अब अपने को अपने भारत की स्थिति जाननी है, तो भारत की स्थिति तभी जान पाएंगे अपन कि जब अपने को सबसे पहले देखो ये उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में अपन कहेंगे कि जो भारत है उसकी स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर अपन कहेंगे कि पूर्वी गोलार्ध के हिस्से की बात करें तो ये यहाँ पर है। अगर इन दोनों बातों को अपन एक साथ मिला देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि ये तो ग्रीनविच रेखा हो जाएगी, ये अक्षांश रेखा हो जाएगी और अपने भारत की स्थिति ये आ जाएगी। तो ये हो जाएगा उत्तर वाला पार्ट, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो अब इसके बाद में ये पता करना पड़ेगा कि ये वाली कौन सी है, तो ये हो जाएगी उत्तर पूरब और ये वाली हो जाएगी कौन सी, दक्षिण पूरब और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से अगर अपन भारत की स्थिति पता करेंगे तो ये डॉट कौन से साइड में रहेगा, उत्तर पूर्व में आ जाएगा। तो उत्तर पूर्व यानी जो अगर भारत की अपन बात करें कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में है, तो भारत हो जाएगा कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्व गोलार्ध। अब नेक्स्ट इसके बाद में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।